गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। यस सर, हम तो बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? यार मैं भी बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज मैं आप सबका अपने बीसी के सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप सबका स्वागत करता हूं। सर हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट पढ़ रहे थे। हम 3 एलिमेंट्स पढ़ चुके थे, दैट इज सोशियो कल्चर, डेमोग्राफिक और लास्ट वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हम 3 एनवायरनमेंट इन डिटेल अपना पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज 4th नंबर का एनवायरनमेंट पढ़ने वाले हैं। सर कौन सा? लीगल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लीगल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अपन पढ़ने वाले हैं। सर लीगल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी? नाम ही खुद सजेस्ट कर रहा है, लीगल और पॉलिटिकल की बातें आएंगी। सर क्या बात आएगी? बड़ी सिंपल सी, यहां पर 3 चीजें देखनी है, गवर्नमेंट, लीगल और पॉलिटिकल। क्लियर है? यस सर। गवर्नमेंट के अंदर क्या? बिजनेस एंटरप्राइजेज आर गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी। सर जो भी हमारी बिजनेस एंटरप्राइजेज है वो हमारी गाइडेड होती है, वो बताई जाती है और कंट्रोल की जाती है किसके द्वारा? गवर्नमेंट पॉलिसीज के द्वारा। गवर्नमेंट पॉलिसीज के द्वारा मतलब सर कि गवर्नमेंट जैसा चाहेगा उसके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज बनाएगा और वो पॉलिसीज किसके ऊपर, किसको इंपैक्ट करेगी? सर हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करेगी। जैसे गवर्नमेंट ने क्या कहा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लेकर आते हैं, मोदी जी मेक इन इंडिया लेकर आए। नो डाउट वो फेल रहा, वो उनका प्रोसेस बिल्कुल फेल रहा, बट मेक इन इंडिया से लोगों को एक जागरूकता तो आई कि मोदी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई। क्लियर? यस सर। बिजनेस एंटरप्राइजेज आर गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज। एग्जांपल के लिए सर क्या एग्जांपल है? एग्जांपल, इंडियन गवर्नमेंट प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थ्रू कैंपेन लाइक मेक इन इंडिया। सर इंडियन गवर्नमेंट अपने आपको प्रमोट करती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करती है, किस कैंपेन के थ्रू? मेक इन इंडिया। आइए इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, इंडिया के अंदर बनाइए गुड्स को। जैसे सर ये वाला प्रोजेक्ट जितना ज्यादा सोचा था हम लोगों ने, जितना बड़ा सोचा था कि इंडिया के अंदर ऐसा होगा, उतना नहीं हुआ, बट कुछ हद तक तो ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, कुछ हद तक। जैसे बाहर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया के अंदर आना शुरू हो गई। कोरोना वायरस के अंदर भी बहुत सारी कंपनियों ने इंडिया के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करा है। उन्होंने चाइना से अपने प्लांट्स को, अपनी फैक्ट्रीज को चाइना से शिफ्ट कर कर इंडिया में ले आए हैं। क्लियर? यस सर। और क्या बात है सर? जैसे कि अगर अपन बात करें किस चीज़ की सर? अगर हम बात करते हैं अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, एमआई कंपनी के मोबाइल्स जो है इंडिया के अंदर असेंबल होने शुरू हो गए। एप्पल के अपने कुछ एक प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर असेंबल होना शुरू हो गए। बहुत सारी कंपनीज इंडिया में आई है, बट जितना हमने सोचा था उतनी कंपनीज इंडिया में नहीं आई। ये वाली बात भी फैक्ट है। क्लियर है? टैक्सेस एंड ड्यूटीज दैट मे लेविड हैव एन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। एग्जांपल जीएसटी। सर गवर्नमेंट क्या कहती है? टैक्सेस और ड्यूटीज वगैरह लगा देती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके एग्जांपल के लिए, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया। यस सर, बिल्कुल नया कंसेप्ट था। बिल्कुल टैक्स के अंदर बिल्कुल एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, देन हुआ क्या? उसके बाद सर हुआ क्या कि और भी बहुत सारी चीजें हुई। सर क्या क्या चीजें हुई? सपोज करते हैं कि आपने शायद हिमाचल प्रदेश का नाम सुना होगा। यस सर, हिमाचल प्रदेश का नाम सुना होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह का नाम है बद्दी। सर वहां पर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट क्या कहती है? उन्होंने उस बद्दी जो एरिया है, एरिया का नाम है बद्दी को उन्होंने क्या बना दिया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ बना दिया। और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या कहा? अगर कोई भी पर्सन यहां पर आकर, दैट इज बद्दी SEZ के अंदर आकर अगर अपना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम स्टार्ट करता है, देन हम क्या करेंगे? उनको बहुत सारी सब्सिडीज देंगे। सर किस तरह की सब्सिडी देंगे? हम उनको सब्सिडी देंगे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सब्सिडी देंगे, उनको टैक्सेस के अंदर सब्सिडी देंगे, उनको जो वहाँ पर ज़मीन के भाव है वो ज़मीन के भाव के अंदर भी सब्सिडी देंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर उन लोगों का है। क्लियर है? यस सर। यानी लीगल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर हमको देखना पड़ेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज के ऊपर ही हमारा बिजनेस इंपैक्ट करता है। जैसे गवर्नमेंट लेकर आई मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट,
उन्होंने क्या दर्शा दिया कि हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं। दूसरा, टैक्सेस और ड्यूटीज़ के अंदर चेंजेस, SEZ बना रही है गवर्नमेंट, GST लेकर आ रही है, बहुत गजब के बहुत मेजर इम्पैक्ट डाल रही है टैक्सेशन स्ट्रक्चर के अंदर, इतनी बढ़िया अमेंडमेंट्स कर रही है। क्लियर। अच्छा जी, अगली चीज़, अगली लीगल, फर्म मस्ट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल प्रोसीजर इन द लॉज रिलेटिंग टू कंपनी, कंपटीशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, फॉरेन एक्सचेंज, लेबर एक्सेट्रा। सर गवर्नमेंट को सर क्या पता होना चाहिए? सर गवर्नमेंट को पता हो, लीगल फॉर्मेट के अंदर गवर्नमेंट जब भी अपने कोई पॉलिसीज वगैरह लेकर आती है तो गवर्नमेंट उस बिजनेस के रिगार्डिंग, या फिर अपन बात करें जैसे लेबर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने ना लेबर का एक एक्ट बना रखा है। अच्छा सर, लेबर का जो एक्ट बना रखा है, लेबर के एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि आपको मतलब कंपनीज को एक एज ग्रुप से कम के लोगों को वो नहीं रख सकती, एम्प्लॉयमेंट पर नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि ये बाल श्रम कहलाएगा। क्लियर। इस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा लेबर के रिगार्डिंग कंसर्न है। गवर्नमेंट क्या कहती है लीगल फॉर्मेट के अंदर, अगर आप अपनी कंपनी के अंदर 10 या 20 लोगों से ज़्यादा का स्टाफ रखते हो तो आपको उनका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, उनका हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी रेगुलेशंस है। अगर आपके यहाँ पर कोई लेडी स्टाफ है देन लेडी स्टाफ की पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देनी पड़ेगी। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी का मतलब लेडी स्टाफ को आप घर से उनके पिक करोगे और वापस अपने काम होने के बाद, अपना ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि लेडी स्टाफ को सेफली उनके घर पर ड्रॉप करवा पाए। क्लियर है? यस सर। इस तरह की अपने को बिजनेस फर्म को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रिंसिपल्स को, प्रोसीजर्स को, लॉज को रिलेटिंग टू कंपनी या फिर कंपटीशन, कंपनी के रिगार्डिंग, बिजनेस फर्म के रिगार्डिंग। जैसे अगर अपन पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो चीज़ें होती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 या LLP एक्ट के अंदर जो चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस फर्म के टैक्स सारा स्ट्रक्चर अपने को देखना पड़ेगा। कंपटीशन से रिलेटेड ऐसा नहीं हो कि आप बहुत गजब का बहुत अलग तरीके का कंपटीशन करो, बट अदरवाइज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, शायद ध्यान हो चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ा था। CCI क्या अपने को पकड़ लेगा? यस सर, CCI पकड़ लेगा और क्या अपने ऊपर एक हैवी पेनल्टी भी लगा सकता है। यस सर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी आपको रखना पड़ेगा। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी, हाँ सर कोविड-19 का सिस्टम चला हुआ है। हाँ सर बिल्कुल कोविड-19 का सिस्टम चला हुआ है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ना कोरोना वायरस की दवाई बना ली, एग्जाम्पल ले रहे हैं खाली। अच्छा, देन वो कोरोना वायरस की दवाई फार्मास्यूटिकल कंपनी ने क्या किया, बाजार में बेचना शुरू कर दिया। देन दूसरी कंपनी ने क्या करना शुरू किया, बाजार से वही दवाई परचेज करी एंड सेम कंपोजिशन के ऊपर, सेम फॉर्मूला के ऊपर, क्योंकि आपको पता हो फार्मास्यूटिकल एक्ट के अंदर एक बात लिखी हुई है, जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, जो भी उस दवाई के अंदर फॉर्मूला डला हुआ है, वो फॉर्मूला का लेबल के ऊपर लिखा होना जरूरी है। तभी तो पूरा का पूरा लिखा जाता है कि एक टैबलेट के अंदर इतना mg ये है, इतना mg ये है, इतना mg ये, सारी की सारी चीज़ें लिखी जाती है। क्लियर? यस सर। फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग अपने को बात करनी पड़ेगी। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड मतलब कि सर बाहर से आप कितने रुपए के गुड्स मंगवा सकते हो, आपको डॉलर्स चाहिए तो आपको डॉलर्स कहाँ से लेने पड़ेंगे, आपको फॉरेन करेंसी चाहिए तो फॉरेन करेंसी कहाँ से लेनी पड़ेगी, आप अपने पास मैक्सिमम कितनी फॉरेन करेंसी रख सकते हो, ये सारी की सारी बातें क्या आपको पता होनी चाहिए। यस सर, ये सारी की सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए। अगला, लेबर से रिलेटेड भी अपने को सारे के सारे कानूनों को देखना चाहिए। अदरवाइज कभी ऐसा ना हो कि हम लेबर के एक्ट को, लेबर कानून को अगर हम हटा दें या लेबर कानून को हम ध्यान ही ना दें, देन उसको कंसिडरेशन के अंदर ही ना ले, तो कभी हमारे ऊपर हैवी पेनल्टी ना लग जाए। सर हुआ क्या, हुआ ये रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर एक लेबर एक्ट से रिलेटेड कोई पर्सन आया या इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड कोई पर्सन आया, देन जाहिर सी बात है कंपनी क्या कहेगी, भैया चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे। देन ऑफिसर ने कह दिया कि भैया कॉफ़ी मंगवा दीजिए। कॉफ़ी लेकर आया छोटू, और छोटू से पूछा छोटू तुम्हारी उम्र कितनी है, छोटू कहता है 12 साल। देन क्या इनकम टैक्स एक्ट वाला बंदा लेबर एक्ट के अंदर शिकायत कर सकता है? यस सर। क्या इनकम टैक्स एक्ट वाला बंदा खुद भी उसके ऊपर कोई पेनल्टी के प्रोविजंस लगा सकता है? यस सर, लगा सकता है। क्लियर है? यस सर। तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा क्या, जो भी हमारे लिए, कंपनी के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी प्रिंसिपल प्रोसीजर्स बनाए हुए हैं, जो भी लॉज बनाए हुए हैं, उन प्रिंसिपल प्रोसीजर्स को सारा का सारा हम फॉलो अप करते रहें।
यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर, गवर्नमेंट क्लियर है, लीगल क्लियर है। अगला पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस एंड लिमिट द ऑर्गेनाइजेशन। सर पॉलिटिकल प्रेशर्स एक ऑर्गेनाइजेशन को लिमिट कर देते हैं, मतलब कि जैसा हुआ था, आपको पता हो रतन टाटा जी का आपने नाम सुन रखा होगा। यस सर, उन्होंने गाड़ी निकाली थी, लखटकिया कार बोली थी पहले, 1 लाख रुपए की उन्होंने गाड़ी निकाली थी, टाटा नैनो। हालांकि अब वो बंद कर दी, बट टाटा नैनो उन्होंने निकाली थी। सबसे पहले जब टाटा नैनो उन्होंने निकाली थी तो उन्होंने टाटा नैनो का जो अपना प्लांट था, टाटा नैनो का जो प्लांट था वो प्लांट लगाया था कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर लगाया था। वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी ममता बनर्जी की जी गवर्नमेंट थी। क्लियर? यस सर, वेस्ट बंगाल में प्लांट लगाया था, बट कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से वो टाटा ग्रुप वहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर अपना नैनो वाला प्लांट बढ़िया तरीके से नहीं चला रहा था। हर दिन आए ना आए दिन ममता बनर्जी की गवर्नमेंट उस प्लांट के ऊपर कुछ ना कुछ अपने इश्यूज क्रिएट कर रही थी, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। आखिरी में 1 या 2 साल के बाद रतन टाटा जी ने थक हार कर एक क्या डिसीजन लिया? उन्होंने एक डिसीजन लिया, क्या? उन्होंने अपना प्लांट जो कि था कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के अंदर था, वो प्लांट शिफ्ट कर दिया कहाँ पर? गुजरात के अंदर। क्लियर है? यस सर, आज भी गुजरात के अंदर क्या टाटा नैनो वाले प्लांट के अंदर कुछ एक नैनो की गाड़ियां और कुछ एक अदर गाड़ियां बनती हैं। यस सर, पक्की बात। हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस एंड लिमिट द ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस कैन बी सीन इन मूवमेंट ऑफ एंड एजुकेशन अगेंस्ट सर्टेन प्रोडक्ट सर्विसेज एक्सेट्रा ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग। सर क्या 2014 के अंदर एक वेव चली थी, मोदी वेव? हाँ सर, बिल्कुल चली थी। बट 2013 के आसपास एक और लहर आ गई थी। सर किस चीज़ की लहर आ गई थी? 2013 के आसपास एक लहर आ गई थी, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। हाँ सर, बिल्कुल, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। और उस वेव को अपने ने थोड़ा सा, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उस वेव को थोड़ा सा बढ़ा दिया। सर किसने? भारतीय जनता पार्टी ने, कि स्वदेशी अपनाओ विदेशियों को भगाओ। उन्होंने क्या कहा कि इंडिया का पैसा अगर इंडियन गवर्नमेंट के पास रहेगा तो कम से कम हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में तो रहेगा। यस सर, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिला? इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला पतंजलि को। पक्की बात। हाँ, क्योंकि ये वेब लाने वाला कौन था? पतंजलि था। पतंजलि ने क्या किया? पतंजलि ने एक अपना पूरा का पूरा सोशल नेटवर्किंग के अंदर या इस तरह से अपना एक ग्रुप बनाया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी लहर बना दी। किस चीज़ की? स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। उन्होंने हर बंदा, घर के अंदर हर एक बंदा ये सोचने लग गया था कि नहीं भैया, अपने को विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना, अपने को केवल और केवल स्वदेशी अपनाना है। बाबा रामदेव जब ये बात कर रहे थे तो क्या वो अपना बिजनेस ग्रो कर गए? यस सर, बाबा रामदेव अपना बिजनेस बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर ग्रो कर गए। आया कुछ कुछ समझ? यस सर। सर लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने बंद कर दिए थे, लोगों ने पेप्सी और कोक पीना बंद कर दिया था। ये वाली कहानी हो गई थी। अब नो डाउट धीरे धीरे लोगों को समझ आ गई है। लोग क्या कहते हैं कि भैया जो कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं हम वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। बट एक टाइम पर ऐसा हुआ था कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर अपने ने क्या देखा? सर यहाँ पर अपने ने लीगल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट देख लिया। लीगल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होप्स तो आपको समझ आया होगा। जो भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम लिखा हुआ है प्लीज़ एक बार अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम आगे की क्लास के अंदर कुछ एक पॉइंट्स को और डिस्कशन में लेते हैं। क्लियर? यस सर। हाँ जी स्टूडेंट्स, करें स्टार्ट? यस सर, करिए। तो अभी हमने अपना लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करी। अब जो हमारे रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स रहे हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के, उनके बारे में और अपन डिस्कशन कर लेते हैं। सर करिए। पहला दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हाँ जी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सर क्या टेक्नोलॉजी के अंदर रैपिडली चेंज होते हैं? हाँ। और क्या टेक्नोलॉजी मेरे बिजनेस को किसी भी तरह से इम्पैक्ट करती है? यस सर, हमारे बिजनेस को टेक्नोलॉजी बहुत बुरी तरह से, बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट करती है। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, आज की डेट में बहुत सारी ऐसी टेक कंपनीज हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं, अगर टेक्नोलॉजी ना हो या टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हो जाए तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, गूगल, फेसबुक, ये सर है क्या? ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं। क्लियर है? इन्होंने अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके रखा हुआ है।
और दूसरे शब्दों में मैं ये बात कहूँ कि आज की डेट में, आज के सिनेरियो के अंदर, आज के वर्क कल्चर के अंदर, कि अगर सर टेक्नोलॉजी, अगर बिजनेस टेक्नोलॉजी के साथ अपने बिजनेस को रन करता है, अगर कोई भी बिजनेसमैन अपनी टेक्नोलॉजी के साथ अपने बिजनेस को रन करता है, तो उसके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाएंगे। क्लियर? यस सर। एक बार देखें, हाँ जी, टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस आर हाईली इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। सर जो हमारा टेक्नोलॉजी है और जो हमारा बिजनेस है वो हाईली इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है। मतलब कि अगर मैं अपनी बात करूं सर, कोविड-19 की वजह से आज की डेट में हमारी ऑफलाइन यानी फेस टू फेस क्लासेस लग नहीं रही। देन अगर टेक्नोलॉजी ना होती, अगर हमारे पास इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी ना होती, तो क्या आज की डेट में हम अपनी क्लासेस रन कर पाते? नहीं सर। क्या कोई भी पर्सन अपनी क्लास रन कर पाता? नहीं सर। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, अपनी ओला, उबर, क्या ये सर सारी की सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं या टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस अपना कर रही है? यस सर, पक्की बात। हाँ पक्का। माइक्रोसॉफ्ट पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जीमेल पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। सर उन्होंने अपने बिजनेस को पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी के अंदर बेस्ड करके रखा हुआ है। पक्का। हाँ, यानी मैं ये बात कह सकता हूँ टेक्नोलॉजी और बिजनेस आर हाईली इंटर रिलेटेड। सर टेक्नोलॉजी जो है और जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा इंटर रिलेटेड है एंड इंटरडिपेंडेंट है। बिजनेस के बिना, टेक्नोलॉजी के बिना बिजनेस की वो ही नहीं की जा सकती, परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। पक्की बात। हाँ। फैक्टर्स टू बी कंसीडर इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कुछ एक फैक्टर्स को क्या अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा? यस सर, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग अपने को कुछ एक फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। सर क्या क्या फैक्टर्स को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटी अराइजिंग आउट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। सर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं या नई नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसकी वजह से क्या मेरे पास कुछ एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आएगी? क्या मेरे पास कुछ एक थ्रेड्स निकल कर आएंगे? यस सर। अपने को क्या ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी? हाँ, मतलब अगर कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मर्ज कर लेता है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपने आप को क्या करता है, ढाल लेता है, देन क्या उसके बिजनेस के ग्रो होने के चांसेस नॉर्मल सिनेरियो से ज़्यादा हो जाएंगे? यस सर, पक्की बात। हाँ। अगली चीज़, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत बड़े रिस्क हैं, बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है। मतलब आज मैंने एक फ़ोन लिया, अच्छा बधाई हो, हाँ जी। आज सर मैंने एक फ़ोन लिया, आज से 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद मैं ये देख रहा हूँ उसी कंपनी का वही मॉडल अपग्रेड वर्जन के अंदर आ गया। सर क्या टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रहे हैं? यस सर, बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। तो क्या हमारे ऊपर एक रिस्क है? सर रिस्क किस तरह का? अगर एग्जांपल लूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँ, रिलायंस जियो एंड एयरटेल, रिलायंस जियो और एयरटेल के बीच में क्या कंपटीशन है? यस सर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से हैं दोनों कंपनीज। हाँ सर रिलायंस जियो एक बहुत नई कंपनी है, उसको आए हुए करीबन 3-4 साल ही हुए हैं। बट एयरटेल बहुत पुरानी कंपनी है, सन 1995 के अंदर एयरटेल बन गई थी। तो भी सर रिलायंस जियो ने एयरटेल को पछाड़ रखा है। आज की डेट में रिलायंस जियो के पास सब्सक्राइबर ज़्यादा है, रिलायंस जियो के पास कस्टमर बेस ज़्यादा है कंपैरिजन टू एयरटेल। ऐसा क्यों? ऐसा केवल और केवल टेक्नोलॉजी की वजह से। खैर क्यों? क्योंकि जब रिलायंस जियो आया था उस टाइम पीरियड पर एयरटेल का जो अपना बिजनेस था वो एयरटेल 3G सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा था, बट रिलायंस जियो ने आते ही अपनी 4G सर्विसेज प्रोवाइड करवानी स्टार्ट कर दी। क्लियर है? यस सर, पक्की बात। हाँ जी। देन रिस्क और अनसर्टेनिटी रहती है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर। रोल ऑफ R&D इन कंट्री एंड गवर्नमेंट। R&D बजट। सर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमारा रोल क्या है? मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली जापान की बात करूं तो सर जापान एक ऐसी कंट्री है जो R&D के ऊपर एक हैवी इन्वेस्टमेंट करता है। R&D वो करते रहते हैं, वो लोग R&D के ऊपर मेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। पक्का। रोल ऑफ R&D इन कंट्री के अंदर रोल क्या है R&D का? पक्का। एंड गवर्नमेंट R&D बजट, गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कितना बजट रखती है? जैसे रिसर्च के ऊपर कितना, हम लोग जब भी बजट आता है तो क्या गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट या हमारी जो भारतीय सरकार है, क्या इसरो के ऊपर अपना कुछ खर्चा करती है? मतलब इसरो को एक एलोकेशन देती है कि भैया हम आपको इतने रुपए की फंडिंग दे रहे हैं, आप अपनी इनोवेशंस, आप अपनी नई नई चीज़ें इन्वेंट करते रहो।
यस सर। तो अपने को देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या सोचती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। पक्की बात, हाँ जी। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर आपने कितना इन्वेस्टमेंट लिया, यहाँ पर भी फिर मैं वही एग्जांपल लेना चाहूँगा सर, किसका, एयरटेल और जियो का। एयरटेल ने अपनी टेक्नोलॉजी दैट इज 3G टेक्नोलॉजी के ऊपर एक हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा था। एक ये भी रीजन था किस चीज़ का, एयरटेल का रिलायंस जियो से पिछड़ने का। क्यों? क्योंकि सर इतना मेजर, इतना हैवी इन्वेस्टमेंट कर लिया, उस इन्वेस्टमेंट को वापस निकालने में समय तो जाएगा। इतने में कौन आ गया, रिलायंस जियो आ गया, और रिलायंस जियो ने आते ही अपनी सारी की सारी सर्विसेज फ्री कर दी। ये बिल्कुल सारे अलग सिस्टम के ऊपर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। चलिए, फुल इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आते हैं। पता नहीं टेक्नोलॉजी मेरे बेनिफिट के लिए है या मेरे अगेंस्ट के लिए, क्योंकि जो भी विज्ञान होता है, विज्ञान को दो तरीके से लिया जा सकता है, एक तो वो आपके अच्छे के लिए, एक आपके बुराई के लिए। पक्की बात, हाँ सर। फ़ोन है, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन हमारे अच्छे के लिए भी है, बुरे के लिए भी है। टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है, बट यस सर, बट केवल और केवल हम टेक्नोलॉजी के अंदर इतना घुस जाएं कि हम अपने रियल लाइफ को ही छोड़ दें, वो भी गलत है। सर मोबाइल फ़ोन क्या हमारे लिए ज़रूरी है? यस सर। क्या खाली मोबाइल फ़ोन ही हमारे लिए ज़रूरी है? नो सर। पक्की बात, हाँ टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है, बट टेक्नोलॉजी इतनी नहीं होना चाहिए कि हमारी मन का सुकून, मन की शांति को ही छीन ले। पक्की बात, हाँ यहाँ तक की बात क्लियर है? यस सर। देन अभी तक अपने ने क्या पढ़ा सर? अपने ने पढ़ा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर हमने क्या क्या बातें करी? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर सर अपने ने बातें करी कि टेक्नोलॉजी और बिजनेस एक दूसरे से हाईली रिलेटेड है, हाईली इंटरडिपेंडेंट है। बिजनेस का आज के सिनेरियो के अंदर, आज के एनवायरनमेंट के अंदर एक बिजनेस को विदाउट टेक्नोलॉजी सोचा ही नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। सर हमारे बिजनेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बिजनेस को भी अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो आज की डेट में बहुत सारे टीचर्स बेरोजगार हो जाते। पक्की बात, यस सर। आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इशू होता कि वो अपने सिलेबस को कैसे कवर अप कर पाए। सर टेक्नोलॉजी तो इतनी आ गई, ये एसी चलाते हैं सर, रिमोट कंट्रोल, दिस इज नथिंग बट अ टेक्नोलॉजी। सर एसी के बारे में क्यों बात कर रहे हो? आज की डेट में तो कहानी ऐसी हो गई कि आपको घर पहुंचने से पहले आपका रूम चिल मिल जाएगा। आपके फ़ोन के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई, स्मार्टफोन आ गए, स्मार्ट लाइट्स आ गई। पक्की बात, यस सर। स्मार्ट पंखे आ गए, स्मार्ट फैंस आ गए। कुछ नहीं करना, आप दूर बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आप अपने फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हो। आपको घर उठकर जाने की ज़रूरत नहीं है कि रेगुलेटर को कम या ज़्यादा कर दूं। आपको उठकर जाने की ज़रूरत नहीं है कि लाइट को बंद करना है या चलाना है। आपको केवल अपने फ़ोन से करना है। सिस्का LED ये क्या कर रहा है? सर आप बताओ आपको कौन से कलर की LED चाहिए? आपकी एक बैटल लगा देंगे, जोन सा कलर आपको ठीक लगे अपने मूड के अकॉर्डिंगली वो कलर अपने रूम के अंदर ले आओ। आपका पढ़ाई करने का मूड है, पढ़ाई के हिसाब से कलर ले आओ। पक्की बात, यस सर। यहाँ तक की बातें क्लियर हो रही है? यस सर। देन फैक्टर्स कौन कौन से अपने को कंसीडर करने चाहिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर? सर टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजिकल के नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ आएंगी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। गवर्नमेंट का R&D का रोल क्या है? गवर्नमेंट कितना बजट एलोकेट करती है? इन्वेस्टमेंट अपने ने कितनी कर रखी है? और पुल इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के बहुत सारे और भी इफेक्ट्स जो आते हैं उनको भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। होप सो आपको शायद टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट समझ आया होगा। अभी अपन अपने लास्ट एनवायरनमेंट दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट के ऊपर जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस। सर ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस को रेफर करता है ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है सर? एकीकरण। सर ये एक प्रोसेस है, किस चीज की प्रोसेस है? इंटीग्रेशन करने की प्रोसेस है। किस चीज का इंटीग्रेशन करना है? ऑफ वर्ल्ड इनटू वन ह्यूज मार्केट। सर जो आपका पूरा का पूरा संसार है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड को एक सिंगल मार्केट के अंदर उसका इंटीग्रेशन करने की प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अ वर्ल्ड इनटू अ ह्यूज मार्केट। एक बहुत बड़ी मार्केट बनाने का क्या है? प्रोसेस है। उसी को अपन क्या कहेंगे सर? उसी को हम कहेंगे क्या सर? उसी को हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। पक्की बात? यस सर। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर होती है? हाँ। ग्लोबलाइजेशन हैज टू इफेक्ट। सर ग्लोबलाइजेशन के ना दो इम्पैक्ट पड़ते हैं सर। मतलब सर एक तो इम्पैक्ट ये है
कि मेरे को एक ग्लोबल कंपनी बनना है, सपोज करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के पैरामीटर की मेरे को एक कंपनी बनना है, ग्लोबल कंपनी बनना है। देन एग्जाम्पल लेते पतंजलि और HUL का। सर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी या यूनिलीवर लिमिटेड, यूनिलीवर जो कंपनी है हमारी क्या ग्लोबल कंपनी है? यस सर। उसके प्रोडक्ट्स बहुत सारे, प्रैक्टिकली मैं बात करूँ तो हर एक देश के अंदर वो कंपनी है। मतलब इंडिया के अंदर हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, नेपाल के अंदर नेपाल यूनिलीवर है, श्रीलंका के अंदर श्रीलंका यूनिलीवर है, इसका सिंगापुर के अंदर सिंगापुर यूनिलीवर है। बेसिकली जो कंपनी है यूके बेस्ड कंपनी है ये, पक्की बात। हाँ, बट इसका हेड ऑफिस यूके के अंदर लंदन के अंदर है। उसके बाद जो इसका मेन कॉर्पोरेट ऑफिस है वो सिंगापुर के अंदर है। पक्का? यस सर। क्यों? क्योंकि सर सिंगापुर में कंपनी का अपना, या अगर आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उन सभी कंपनीज का मेनली जो हेड ऑफिस है वो सिंगापुर है। सर सिंगापुर होने का रीज़न क्या है? सिंगापुर होने का रीज़न ये है कि सिंगापुर डेमोग्राफिकली या इस हिसाब से ऐसा फैला हुआ है कि सिंगापुर के अंदर कभी भी बाढ़ वगैरह नहीं आ सकती। कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है वो सिंगापुर के अंदर अपना क्या रखती है बताओ? डेटा स्टोर करके रखती है। दूसरी चीज़, जो भी बहुत बड़ी वर्ल्ड लीडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सिंगापुर में हो। वाई? क्योंकि सिंगापुर इज़ द सेफेस्ट कंट्री। सिंगापुर बहुत सेफ कंट्री है सर, वहाँ पर टेरर अटैक हो नहीं सकता, ना हुआ है, हो तो सकता है बट अभी तक हुआ नहीं है। पक्की बात? यस सर। पक्का? यस सर। देन अगर मैं पतंजलि और HUL का एग्जांपल लूं, देन HUL इज अ ग्लोबल कंपनी। यस सर, नो डाउट HUL इज अ ग्लोबल कंपनी। अच्छा, तो सर हुआ क्या? हमने कहा क्या कि पतंजलि को उसके साथ compete करना है। तो पतंजलि, एक फोकस तो है पतंजलि का कि मैं भी अपनी एक ग्लोबल कंपनी बनूं, बट ग्लोबल कंपनी बनने के लिए उसको क्या अलग अलग कंट्रीज के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। यस सर। क्या उसके लिए एक हैवी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट चाहिए कि हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी? यस सर, हैवी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। यस सर। क्या वो कंपनी चाहेगी कि उसके बहुत सारे देशों के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर उसके प्रोडक्ट सेल हो? यस सर। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अलग अलग जगह पर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस बनानी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ऐसा थोड़ा ना, हलवा थोड़ा ना बना दी सर। मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन के लिए क्या अपने को कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी? यस सर, हमारे को कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। देन ग्लोबलाइजेशन हैज टू इफेक्ट। सर ग्लोबलाइजेशन के दो इफेक्ट आएंगे। सर क्या? कंपनी कमिट इटसेल्फ। सर कंपनी को अपने आप से कमिट करना पड़ेगा फॉर सेवरल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। कंपनी को बहुत ज़्यादा सेवरल अलग अलग जगह पर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस बनानी पड़ेगी अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑफर देयर प्रोडक्ट। सर और कंपनी को अलग अलग देश के, संसार के अलग अलग कोनों के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस बनानी पड़ेगी और अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करना पड़ेगा सेल के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए ऑफर करना पड़ेगा। पक्का? हाँ जी। इट हैज एबिलिटी टू कम्पीट द डोमेस्टिक मार्केट विद फॉरेन कॉम्पिटिटर। सर अगर कंपनी के पास इतनी हैवी कैपिटल नहीं है, इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करने का कंपनी इच्छुक नहीं है, देन कंपनी क्या चाहती है? मैं खाली डोमेस्टिक मार्केट को ही कैप्चर करना चाहती हूं। देन तो क्या सर कंपनी को डोमेस्टिक मार्केट के अंदर क्या करना पड़ेगा? सर फॉरेन कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करना पड़ेगा। यस सर। सर बाहर के लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा रुपए हैं। सर क्या पतंजलि को हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ कंपटीशन के अंदर आना पड़ेगा? यस सर, नो डाउट। पतंजलि को हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ, PNG के साथ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ, क्या उनके साथ कंपटीशन के अंदर आना पड़ेगा? हाँ जी, पक्का। यस सर। अगर मैं निरमा कंपनी की बात करूँ, निरमा का सर्फ आता है, निरमा का, यस सर, उसको सर्फ एक्सल, टाइड वगैरह सबके साथ क्या कंपटीशन में आना पड़ेगा? हाँ सर बिल्कुल, निरमा को टाइड, सर्फ एक्सल, इन सबके साथ, रिन के साथ, सबके साथ क्या आना पड़ेगा? कंपटीशन में आना पड़ेगा। पक्का? हाँ जी, पक्की बात। शायद ये दो इफेक्ट समझ आए होंगे। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट दैट शुड बी असेस्ड। सर कौन कौन से ग्लोबल एनवायरनमेंट्स को अपने को असेस करना चाहिए? दैट शुड बी असेस। पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इवेंट। सर सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो भी आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं और जो भी आपके नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। जैसे कि सपोज करते हैं इंडिया के अंदर ICC T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है।
पक्का बात, हाँ। इंटरनेशनल एक T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। देन क्या हम ये बात कह सकते हैं कि इंडिया की तो चांदी हो जाएगी? यस सर। वाई? क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा फॉरेन रिजर्व या फॉरेन करेंसी मिलेगी। सर कैसे? अब बाहर के जो क्रिकेट के प्रेमी हैं, बाहर के जो क्रिकेट लवर्स हैं, वो इंडिया के अंदर आएंगे, मैदान के अंदर मैच अपने देखेंगे। पक्की बात? यस सर। ऐसा थोड़ा ना आए और चले गए, यहाँ पर क्या स्टे भी करेंगे? यस सर। यहाँ पर क्या खर्चा भी कर जाएंगे? यस सर। उनके पास गांधी जी तो है नहीं, वो तो लेकर जाएंगे डॉलर्स, पाउंड्स, येन वगैरह लेकर आएंगे, जापानीज करेंसी, इस तरह की क्या फॉरेन करेंसी लेकर आएंगे? यस सर। सर वो फॉरेन करेंसी इंडिया के किसी बैंक को देंगे और बैंक उनको इंडियन करेंसी दे देगा बदले में। वो क्या इंडिया के अंदर 5 स्टार होटल्स, 2 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स के अंदर ठहरेंगे? यस सर। वो होटल्स के अंदर ठहरेंगे एंड क्या खाना पीना भी खाएंगे? यस सर। क्या हमारा बिजनेस ग्रो होने के चांसेस रहेंगे? यस सर। पक्की बात, हाँ। इंटरनेशनल इवेंट्स अगर होते हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स मीट हो रही है या फिर किन्हीं, जैसे इंटरनेशनल मीट हुई थी अपनी, नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम हुआ था। यस सर। क्या नमस्ते ट्रंप का जो प्रोग्राम हुआ था, ट्रंप बाबू जहाँ जहाँ पर गए थे, क्या वहाँ पर फॉरेन मीडिया आई थी? यस सर। इंटरनेशनल मीडिया आई थी, इंटरनेशनल लोग आए थे। यस सर। ट्रंप जी क्या कहकर जाएंगे, क्या नहीं कहकर जाएंगे? पक्की बात, हाँ। आगे कर सकते हैं। यस सर। डिफरेंस बिटवीन कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल ग्लोबल मार्केट, दैट इज कल्चर फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। सर हर एक कंट्री का अपना अलग अलग फैक्टर्स है, अलग अलग कल्चर है। जैसे कि अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना के अंदर नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा खाया जाता है। अगर मैं इंडिया के नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो वहाँ पर वेजिटेरियन ज़्यादा खाया जाता है। देन आपने देखा हो कि नॉर्थ इंडिया के अंदर KFC एक फूड चेन है, बट वो फूड चेन जो है नॉन वेजिटेरियन अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रोवाइड करवाती है। सर KFC जो है वो क्या करती है? सर वो अपने फूड चेन के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आपने देखा हो तो उनके स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स बहुत कम हैं, बट साउथ इंडिया के अंदर या आप अपना ईस्ट इंडिया के अंदर आप देखो तो वहाँ पर उनके फूड स्टोर्स ज़्यादा हैं। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, अयोध्या के अंदर एक भी KFC का रेस्टोरेंट नहीं है। अगर हरिद्वार के अंदर एक भी KFC का रेस्टोरेंट नहीं है। अगर आप वहाँ पर जाओगे, सर कहाँ पर, हरिद्वार के अंदर जाओगे तो डोमिनोज या फिर पिज़्ज़ा हट, सर ये केवल और केवल क्या प्रोवाइड करवाते हैं? वेजिटेरियन खाना ही प्रोवाइड करवाते हैं। वाई? क्योंकि वहाँ का कल्चर ही ऐसा है। पक्की बात? यस सर। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? सर पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट अपने ने पढ़ा। दूसरा अपने ने क्या पढ़ा? अपने ने टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पढ़ा। थर्ड वन अपने ने क्या पढ़ा? ग्लोबल एनवायरनमेंट पढ़ा। यहाँ पर हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। आज की क्लास के साथ साथ हमारा क्या ओवर हो चुका सर? हमारा एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स, कंप्लीट एलिमेंट्स हमने यहाँ पर टेक ओवर कर चुके हैं। हमारे यहाँ पर मैक्रो एनवायरनमेंट्स के कंप्लीट एलिमेंट्स हो चुके हैं। क्लियर है? यस सर। तो चलिए बाकी बातें हम कल की क्लास में करेंगे और आज की क्लास से रिलेटेड जो भी हमने टॉपिक डिस्कस करे, यानी मेरे पार्ट पर मैक्रो एलिमेंट से रिलेटेड, मैक्रो एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे के सारे एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं, 6 के 6 एलिमेंट्स। प्लीज़ अपने स्टडी मटेरियल में से देख लेना। अगर कोई डाउट आए तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू वाली बात है नहीं। क्लियर है? यस सर। बाकी बातें अपन कल कर रहे हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए। जय हिंद, जय भारत।